हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMRC चैनल। मैं डॉक्टर रमीत आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर, कानपुर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल सिजेरियन सेक्शन बहुत कॉमन हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी सेक्शन से होने वाले एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसको हम लोग इस्थिमोसील कहते हैं। इस्थिमोसील का इंसिडेंस लगभग 30 से 80% केसेस में देखा गया है ऐसे पेशेंट्स में जिनका सी सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इस्थिमोसील कहते किसको हैं। इस्थिमोसील का मतलब है यूट्रस की एंटीरियर वॉल में, यानी कि जिस दीवार में हम लोग चीरा लगा के बेबी डिलीवर करते हैं उसको हम लोग स्यूचर करते हैं यानी स्टिच करते हैं। अगर उस स्टिच लाइन की प्रॉपर हीलिंग नहीं होती तो वहाँ पर एक गड्ढा या पॉकेट सा बन जाता है या पाउच सा बन जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं दीवार के अंदर ताक सी बन जाती है। तो उस गड्ढे को या पॉकेट को या पाउच को या ताक को, और इंग्लिश में नीश को, हम लोग इस्थिमोसील कहते हैं। क्या इस्थिमोसील सारे सी सेक्शन वाले पेशेंट्स को देखा गया है? नहीं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें इस्थिमोसील कॉमन है। तो वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जैसे कि जिनका सी सेक्शन एक से ज़्यादा बारी हुआ हो, 2-3 बारी जिनका सी सेक्शन होता है उनमें देखा गया है, और कुछ ऐसे पेशेंट्स में जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई उनमें इस्थिमोसील कॉमन होता है। यहाँ जहाँ पे यूट्रस का डायरेक्शन पीछे की तरफ हो, जो कि हम लोग रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में इस्थिमोसील कॉमन होता है। या फिर कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है, जहाँ की पेशेंट पहले लेबर में रहा हो और फिर उनको सी सेक्शन के लिए बताया गया और सी सेक्शन किया गया हो। और इलेक्टिव केसेस में कम मिलता है, इमरजेंसी सी सेक्शन वाले केसेस में जहाँ पेशेंट काफ़ी समय से लेबर में होता है वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। जहाँ पेशेंट का वेट ज़्यादा हो, यानी ओबेसिटी, जो पेशेंट्स ओबीज हो, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। यहाँ अगर चीरा अपना जो है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट के भी लोअर पार्ट में लगा हो, तब ये एक टेक्निकल टर्म है, तब वहाँ पे ज़्यादा देखा गया है। या किसी पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी, हीलिंग मतलब उसके अंदर जो जख्म भरने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को इस्थिमोसील ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था इस्थिमोसील क्या है, ये किन केसेस में ज़्यादा पाया जाता है। और अब हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम इसका ये है इरेगुलर ब्लीडिंग। इसमें पेशेंट को कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और पीरियड्स होने के बाद स्पॉटिंग सी बनी रहती है, और कुछ पेशेंट्स को हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इरेगुलर ब्लीडिंग इसलिए होती है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो गई तो कुछ ब्लड उस पॉकेट के अंदर कलेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से थोड़े समय बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं वहाँ से वो ब्लड निकल के बाहर आता है, तो वो स्पॉटिंग टाइप से प्रेजेंट करता है पेशेंट में। कुछ पेशेंट्स को पेट के निचले हिस्से में एक दर्द या डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है, और कुछ पेशेंट्स जो कंसीव करना चाहते हैं इस्थिमोसील की वजह से कंसीव नहीं कर पाते। तो ये है कुछ सिम्टम्स इस्थिमोसील के। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया, पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कंसीव कर पाते? क्योंकि इस्थिमोसील यानी पाउच होता है, पाउच के अंदर एक फ्लूइड कलेक्टेड रहता है, एक पानी कलेक्टेड रहता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इम्प्लांटेशन पर। वो यूट्रस के इंटरनल एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना देता है, मतलब जो एम्ब्रियो आता है उसके लिए वो एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता, जिसकी वजह से एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट नहीं हो पाता और पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। और अगर कुछ पेशेंट्स कंसीव करते हैं तो उनमें बार बार एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। और अगर पेशेंट कंसीव कर जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में स्कार एक्टोपिक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। स्कार एक्टोपिक क्या है? अगर प्रेगनेंसी, जैसा आप लोग को मैंने पिछले वीडियोस में बताया, यूजुअली प्रेगनेंसी जो है वो इम्प्लांट करती है फंडस यानी यूट्रस की ऊपर वाले पार्ट में, और अगर वो प्रेगनेंसी उस जहाँ पे सी सेक्शन का स्कार है वहीं पर जाके इम्प्लांट हो जाती है, और ख़ास करके जो नीश है या जो आपके यूट्रस में एक पॉकेट सा बना है उसके अंदर इम्प्लांट हो जाती है, तो उसको हम लोग स्कार एक्टोपिक कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है,
और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में वो है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा यानी कि जो प्लेसेंटा या कन्हरी होती है वो स्कार साइट पे जाके इस नीश के अंदर या इस्थिमोसील के अंदर अपने आप को वहाँ पे जाके चिपका लेती है। प्लेसेंटा वहाँ पर ऐसे चिपक जाता है कि डिलीवरी के बाद उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते। ऐसे प्लेसेंटा को हम लोग प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं, जहाँ पर प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में कोई प्लेन ऑफ सेपरेशन नहीं होता। तो ये एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट की डिलीवरी हो गई तो पूरा यूट्रस हम लोग को डिलीवरी के बाद निकालना पड़ता है, यानी हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो पेशेंट ब्लीड करता रहेगा। और एक और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है क्योंकि उस जगह पर यूट्रस की दीवार काफ़ी कमज़ोर है तो वहाँ पर दूसरी प्रेगनेंसी में स्कार रप्चर होने का चांस भी होता है, यानी कि यूट्रस की दीवार का फटने का भी चांस रहता है। तो ये है सारे कॉम्प्लिकेशंस जो कि इस्थिमोसील से हो सकते हैं। इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे? इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा टूल है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि पीरियड्स के बाद अगर हम करें तो हमें उसमें अच्छे से इस्थिमोसील दिखाई दे जा सकती है। उससे हम लोग प्लान ऑफ ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सेलाइन सोनोग्राफी। इसमें हम लोग सेलाइन यूट्रस के अंदर पुश करते हैं और फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि नीश की डेप्थ कितनी है या इस्थिमोसील कितनी बड़ी है और है भी कि नहीं है। और एक दूसरा टूल है वो है एमआरआई। एमआरआई हम लोग यूजुअली तभी करते हैं जब डाउट होता है और जब हम सर्जरी प्लान करने लगते हैं उससे पहले कि हमें कौन से रूट से सर्जरी करनी है, तो उसके लिए हम लोग एमआरआई करते हैं। एक और मेथड है डायग्नोसिस का जो कि है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी से हम लोग डायग्नोज भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं इस्थिमोसील का। तो ये है कुछ डायग्नोस्टिक मेथड्स जिससे हम लोग इस्थिमोसील को डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं और उनको फर्टिलिटी चाहिए यानी प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर जैसा कि मैंने बताया इस्थिमोसील होती है लेकिन सारे पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं होते, ओनली 30% पेशेंट्स में सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो जिन पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि जिस पेशेंट में हमने इस्थिमोसील देख ली तो सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमने डायग्नोज किया इस्थिमोसील है और साथ में हमने देखा पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसा कि पेशेंट को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम लोग प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। इसके लिए हम दो पैरामीटर्स को चूज़ करते हैं। सबसे पहला, इस्थिमोसील की डेप्थ कितनी है, वो गड्ढा कितना बड़ा है। अगर वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है उसकी डेप्थ तभी उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 2 मिलीमीटर से कम है तो हम उसको इस्थिमोसील कहेंगे ही नहीं। और हो सकता है जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को वो इस्थिमोसील की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर्स या दूसरी बीमारियों की वजह से आ रहे हों। तो अगर इस्थिमोसील की डेप्थ 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है तभी हम उसको ट्रीट करेंगे। और एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग रेजिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस या स्कार थिकनेस कहते हैं। उस जगह पर जो यूट्रस की मायोमेट्रियम या जो यूट्रस की दीवार है वो कितनी मोटी है। अगर वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है थिकनेस में तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, वो ऐसे ही ठीक हैं। और अगर वो उसकी थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम है तो ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट कंसीव करना चाहता है तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे लैप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ इस्थिमोसील। हम लोग लैप्रोस्कोप द्वारा जहाँ पर इस्थिमोसील है उस साइट पे हम लोग यूट्रस को ओपन करते हैं। जो पुराना स्कार है जहाँ पे हम लोगों ने टाँके लगाए थे उसको हम लोग हटाते हैं और दोबारा से उस जगह की रिपेयर करते हैं यानी मरम्मत करते हैं कि वो हिस्सा दोबारा से मजबूत हो जाए और पेशेंट कंसीव कर जाए, वहाँ पे गड्ढा ना बना रहे। और अगर पेशेंट की जो इस आपकी रेजिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम है लेकिन 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है और पेशेंट
कंसीव नहीं करना चाहता लेकिन उसको इरेगुलर ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में हम लोग हिस्ट्रोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ इस्थिमोसील भी कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लोग हिस्ट्रोस्कोप द्वारा यूट्रस के अंदर जाते हैं और इस्थिमोसील वाले हिस्से में जो उसका यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग शेव कर देते हैं, तो वो जो गड्ढा था वो बिल्कुल लेवल अप हो जाता है, या आप कह सकते हैं वो गैप थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लड कलेक्ट होने का चांस नहीं रहता और पेशेंट का जो इरेगुलर ब्लीडिंग का सिम्टम है वो ठीक हो जाता है। तो ये थी सारी बातें इस्थिमोसील के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालें, हम या हमारा टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड देगा। थैंक यू सो मच।